नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटेरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दूसरा, इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बताकर देखते हैं। इसे विभाजन को भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास की इन कालों में बांटने की समझ पश्चिम से ही आई है। अगला है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। आधुनिक समाज में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानांतर जैसे विचारों की आधुनिकता और विकास का गुण माना जाता है। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी और सामंतवादी व्यवस्था का संचालन होता था। जो सामंत व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था, वो क्या था? वो था आधुनिक समाज में नहीं था, मध्यकालीन समाज में था। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान को नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स रेनेले को। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। अगला है, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। दूसरा, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार धारा सही हो गया और कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि जर्मनी अभी अमेरिकी कर्ज में चल रहा था। अमेरिका से पैसा आना बंद होने के बाद वहां की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, यानी दोनों ऑप्शन सही है। अगला है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा कम वेतन, खराब भोजन। ये दोनों आंसर हो जाएगा सी। 1946 में हुए दिल्ली में पुलिस हड़ताल में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वैसे वैसे वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और हड़ताल में उनका समर्थन किया। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह जफर बेटे को, आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन द्वारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे को गिरफ्तारी कर उनको मृत्युदंड दिया गया। सर जॉन निकोलस ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। जनरल नील जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा कर दिया। इसका निधन लखनऊ में हो गया जब यह विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। और सर कॉलिन कैम्पबेल जो है वो क्या है, 6 दिसंबर 1857 को कानपुर से विद्रोहियों के खिलाफ लड़ा था। अगला है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियां का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा है, वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। वाणिज्यवादी पूंजीवाद के काल में वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए फरमान का दुरुपयोग। मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के लिए नहीं बल्कि वह स्वयं के व्यापार के लिए भी फरमान का इस्तेमाल करते थे, जबकि नवाब का मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। अतः फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना। बाद में यह प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। पहला है 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तीसरा, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला का नवाब बना। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। कंपनी सिराजुद्दौला की जगह एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो कंपनी के व्यापारिक रियायतें और उन्हें सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। 1757 की हुई प्लासी की लड़ाई एक धोखे की लड़ाई थी, जिसमें सिराजुद्दौला को उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया और सिराजुद्दौला जो है युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो असत्य कथन है। तक कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। दूसरा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। सही आंसर हो जाएगा केवल 2, दूसरा सही है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका मूल उद्देश्य व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगला है, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई में के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर की लड़ाई हुआ था बंगाल का नवाब कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया। उस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। 1765 में अपनी मृत्यु तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। उसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। तो ये दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा ना 1 और ना ही 2। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ। एक जो यह युद्ध प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिकों के श्रेष्ठता साबित किया गया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी के बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, बिल्कुल सही। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। सहायक संधि के अंतर्गत रियासत में अंग्रेजों के द्वारा एक रेजिमेंट की नियुक्ति की जाती थी। सहायक संधि अपनाने वाले राज्य को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। रेजिमेंट के अंतर्गत एक सेना रखी जाती थी जिसका खर्च रियासत को उठाना होता था। खर्च अदा करने से चूक जाने पर कई बार कंपनी द्वारा उसके इलाकों को हड़प लिया जाता था। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ला मैसूर युद्ध में हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली तथा टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। हैदर अली का शासनकाल जो चला था वो कब तक? 1761 से लेकर 1782 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1782 ईस्वी में। इसके पश्चात टिप्पू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए थे? आइए देखते हैं कौन सा।
तो 1786 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। ये गलत है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया, सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति के परिचित होने वाला संभवतः पहला भारतीय शासक था। उसने अंग्रेजों के व्यापार में सेंध डालने के लिए 1785 ईस्वी में अपने रियासतें पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टिप्पू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से भी घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पहला कथन इसलिए गलत है कि यहाँ पर 1786 ईस्वी दिया हुआ है, जबकि वो 1785 ईस्वी में अपनी रियासतें पड़ने वाले बंदरगाहों से ये चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था 1785 में। नेक्स्ट है 1799 में टिप्पू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टिप्पू मारा गया। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये तीनों जो है वो सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 4 बार जंग हुई और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग की कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टिप्पू सुल्तान 4 मई, कब? तो 4 मई 1799 को मारा गया। मैसूर राज का जो है वो पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। नेक्स्ट है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्र विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात बाजार की मांग के कारण इस नीति को अपनाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसके अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। अगला है रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल सही। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासक थी, गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु होगी, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। सर्वोच्चता की नीति अपनाने के पश्चात अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कर्नाटक में स्थित है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें 1824 में गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक और गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें 1830 में फांसी पर लटका दिया। अगला है कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? सिंध पर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में सिंध का अधिग्रहण किया गया। मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना सिंध भेजी गई और उसे अधिग्रहित किया गया। अगला है सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। आइए देखते हैं। तो सतारा को कब मिलाया गया? तो यह है 1848 ईस्वी में। अगर संबलपुर की बात करें तो 1850 में। उदयपुर की अगर हम बात करते हैं तो 1852 में और नागपुर की बात करते हैं तो 1853 में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी। अगला प्रश्न है कि अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य कथन है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, बिल्कुल सही। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई, यह भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 सही है। अपने विलय नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र उपजाऊ था और यह ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों के लिए कच्चे माल का बड़ा स्रोत साबित करता था। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि अवध का जनता को कुशासन से आजाद करने के लिए वे कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर है। वास्तव में वे 1801 में ही अवध पर सहायक संधि ला चुके थे और अवध के आंतरिक मुद्दों पर उनकी पकड़ थी।
अवध की जनता अपने प्रिय नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण नाराज थी और उनमें गुस्सा भड़क उठा। फिर 1857 के विद्रोह में बड़ी जनसंख्या अवध में शामिल हुई। आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। और दूसरा, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पत्ती पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये गलत है। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये सही है। तो यानी पहला और तीसरा जो है वो सही था। न्यायिक सुधार में पहला कदम वारेन हेस्टिंग्स ने बढ़ाया। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी। कौन कौन? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय कलेक्टर होते थे। ये दीवानी अदालतें भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमंड बर्ग। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्ग ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए किया गया था। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए किया गया था। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक वाणिज्यिक कंपनी के रूप में अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रहने के लिए कंपनी को जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी था। इसी आवश्यकता के आधार बनाकर कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में लागू किया, जिसमें जमींदारों की लगान वसूली का हक दे दिया और उनके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस जो है वो कब, मतलब 1793 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल था। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताया कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है। आइए देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही है। किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो ये भी सही है। ये तीनों कथन जो है सही है, कोई भी असत्य कथन नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा कोई भी नहीं। अगला है, मालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। मालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1822 में लागू किया। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू किया गया। इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। ये गलत है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। बिल्कुल सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। यह भी गलत है। आंसर जो है केवल 2 सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। मालवाड़ी व्यवस्था जो है वो किसने शुरू किया था? तो वो क्या था? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में लागू किया। मैकेंजी का विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था से की जाती थी। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से नहीं की जाती थी, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। उसे अदा करने की जिम्मा जमींदारों के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। बिल्कुल सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया। ये भी सही है। आंसर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा टिप्पू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में आजमाकर देखा गया। बाद में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई।
रीढ़ और मुंडरो की लगता है कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि यह व्यवस्था सीधे किसानों की अर्थात रैयतों से की जाए या राजस्व का आकलन करने से पूर्व सावधानी से अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1859 ईस्वी में। आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं कि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बंगाल मालिकों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। रैयतों ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। 1857 के विद्रोह के बाद यह पहला बड़ा आंदोलन था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। 1857 के विद्रोह से डरे हुए अंग्रेजों ने नोटिस जारी किया और कहा कि रैयतों की नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये कब नील विद्रोह हुआ था? 2 साल बाद 1857 के युद्ध के बाद 1859 में। इनमें कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी बेंगा। आंध्र प्रदेश के लाबाड़िया तथा पंजाब के पहाड़ी में रहने वाले जो हैं वो बन गुर्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल जो है वो बकरिया पालते थे। बेंगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहते हैं और वे शिकारी और संग्राहक थे। अगला है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, सत्य कथन को बताना है। तो आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये गलत है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ये सही है। तो आंसर हो जाएगा जो केवल 2 सही है। कितना है? केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। आइए देखते हैं, एक तरफ आदिवासी विद्रोह है और दूसरे तरफ क्या है? वर्ष है। पहला देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में, बिल्कुल सही। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में और बर्ली विद्रोह हुआ था कब? तो 1940 में। और बस्तर विद्रोह हुआ था कब? तो 1910 ईस्वी में। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शोषण से तंग आकर देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। और यही सब वो बगावत है जो कब कब किया गया था। महाराष्ट्र में बर्ली विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तब बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने को सलाह दिए थे। बिल्कुल सही। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो 1870 के दशक में मध्य में मुंडा परिवार में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। वे मुंडाओं को अपने अतीत के गौरव तथा स्वर्ण युग की बात सुनाते थे। बिरसा एक मिशनरी स्कूल में अपना शिक्षा ग्रहण किए और ईसाई बन गए थे। बाद में एक वैष्णव धर्म प्रचारक के विचार से प्रभावित होकर वे अपनी संस्कृति में वापस लौट आए। उन्होंने जनेऊ धारण किया और सुविधा व दया पर जोर देने लगे। उन्हें मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखे और डायन व जादू टोना में विश्वास न करे। वे मुंडा समाज में सुधार लाना चाहते थे और इन्हीं सुधारों कर अंग्रेजों तथा दिक्कुओं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हो गए? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को जो है वो क्या होगा, लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता मिलेगी। अगला है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? और इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन भी चुनना है।
1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने को छूट दी, बिल्कुल सही। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। एक तरफ बागी और एक तरफ जो है वो संबंधित क्षेत्र होगा, ये वर्ष नहीं होगा, क्या होगा? तो संबंधित क्षेत्र होगा। नाना साहेब की अगर हम बात करें तो वो कानपुर से, बिरजिस कद्र की बात करें तो वो लखनऊ से, रानी अवंतीबाई लोधी की अगर हम बात करें तो राजगढ़ से, और रानी लक्ष्मीबाई जो कहाँ से? तो वो थे झांसी से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन क्या है वो बताइए। बहादुर शाह जफर की उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा है 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तीसरा, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। आइए कुछ डिटेल जानते हैं इस प्रश्न के अनुसार कि सितंबर 1857 में दिल्ली द्वारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर कब भेजा गया? तो 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में, कब मरे? 1861 में, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? जेल में ही मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और इन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत की जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। बाद में उनके एक साथी ने उनसे धोखा किया और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी पर लटका दिया। यानी इसका आंसर सही जो हो जाएगा केवल 2 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, बिल्कुल सही। डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों के दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई, ये भी सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने। 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स कोलकाता आए। वे कानून के माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं को अध्ययन किया। वह एक प्राच्यवादी विद्वान थे। जोन्स ने विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अंग्रेज अपनी प्राच्यवादी नीति के तहत भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर यहाँ के समाज को समझना चाहते थे ताकि वह अच्छे से शासन कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। मैकाले ने मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 ईस्वी में। 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि सत्य कथन क्या है। तब वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, बिल्कुल सही। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया सके, ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। आइए जानते हैं कुछ वुड डिस्पैच के बारे में। 1854 ईस्वी में वुड के नीति पत्र पर आधार पर भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया।
इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्रचिवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोप पर शिक्षा को अपने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोप में शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वह ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल सही। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। महात्मा गांधी का कहना था कि अपनी बेसिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क से हीनता का बोध पैदा कर दिया है और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनके गौरव का जो है वो भाव नष्ट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, बिल्कुल सही। इनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्रकृति परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। सती शब्द का क्या अर्थ होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाचारी महिला। जब भारत के कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा का प्रचलन था तब विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से यह जबरदस्ती मार दी गई। महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला से। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष थे, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की, ये गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। राजा राम मोहन राय जो है वो भारतीय सुधार को आदमी में प्रथम थे। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। राजा राम मोहन राय सामाजिक परिवर्तन लाने और न्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना आवश्यक मानते थे। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने विधवाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। उनके प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई। अगला है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कानिंग के समय पारित किया गया। कब किया गया? 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया। इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कब? तो 1856 ईस्वी में। लड़कियों के लिए स्कूल खुलने वाले सुधारों में उनके क्षेत्र को मिलान करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता में, ज्योतिराव फूले की बात करें तो महाराष्ट्र में, आर्य समाज की बात करें तो पंजाब में, अब भोपाल की बेगम की बात करें तो कहाँ? अलीगढ़ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। और दूसरा क्या है? पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों के हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। तो ये गलत है, पहला सही है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1। पुणे में घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के अत्याचार चल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां की महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। अगला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। कब किया गया? 1929 ईस्वी में। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? परमहंस मंडली का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1840 ईस्वी में मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए हुआ था परमहंस मंडली का स्थापना। इस सुधारों में सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। अगला है जातीय सुधार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत से की, तो गलत है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास के मध्य भारत में की, जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारी बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। अगला है ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु का। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1873 ईस्वी में किए थे। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1867 ईस्वी में। 1867 के मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट है भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1878 ईस्वी में पारित किया गया। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में कौन सा कथन है सही, उस पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 1 सही है। कितना? केवल 1 सही है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चल सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया जा सका। जब अंग्रेजों ने विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो असली रवैया पता चला। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया, बिल्कुल सही। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके हैं। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, 1 और 2 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्मपंथियों ने। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन किया कि राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार की नेक इरादे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु निश्चित रूप से यह बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए अंग्रेजों का एक प्रयास था। यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका था। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद का विचार। 1917 में रूस की
क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों की नई प्रेरणा मिलने लगी थी। अगला है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त थे, बिल्कुल सही। 1917 की रूसी क्रांति और गांधी जी की सत्याग्रह अहिंसा के विचार, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैन्य खर्च में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी सामानों की कीमतों में उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। परिणाम स्वरूप लोगों में का झुकाव राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ तेजी से हुआ। 1917 के रूसी क्रांति ने समाजवादी की अवधारणा को तेजी से फैलाया और किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार भारतीय राष्ट्रवादियों की नई प्रेरणा देने लगा। उसी समय महात्मा गांधी के नए हथियार सत्य और अहिंसा सभी वर्गों के लिए कारगर साबित हो रहा था। आंदोलन अहिंसक होने के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं तथा बच्चों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अगला है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है उसे बताइए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट जो है विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताइए। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, यह भी सही। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यह बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी हो जाएगा। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताइए। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया, बिल्कुल गलत। यह प्रस्ताव के आधार 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यह भी गलत। आंसर हो जाएगा डी, न 1 और 2। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के आधार जो है वो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, ना तो 1 ना तो 2 सही। अगला है भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत है। 17 दिसंबर 1929 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, बिल्कुल सही। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। आइए कुछ डिटेल जानते हैं इनके बारे में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और इनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी अपनी बेसिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। उन्हें राष्ट्रवादी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई।
राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। आइए देखते हैं क्या है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों की सरकारें बनी थी, ये भी सही। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन पहचानिए। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, बिल्कुल सही। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तन वाले राष्ट्रवादी नेता थे। अहिंसा की गांधीवादी आदर्श में उनका विश्वास नहीं था। 1941 में वह भारत छोड़कर जर्मनी के रास्ते सिंगापुर चले गए और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। आजाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा की ओर से 1944 में भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हुए। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, बिल्कुल सही। इस पुस्तक में सत्ता की शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। विश्व इतिहास के खंड में विचारों का महत्व वैश्विक राजनीति में देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, जिसके अंदर सरकार की तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही गई है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद किया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन जो है वो चयन कीजिए। तो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया, बिल्कुल सही। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, ये गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। नेशनल असेंबली को 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दे दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निवारक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों की करदाताओं की उत्तम श्रेणियों में होना जरूरी था। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में कथन पे विचार कीजिए। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, बिल्कुल सही। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था, पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। फ्रांस की क्रांति जैसे बड़े क्रांतियों में कवि और साहित्यकारों की बड़ी भूमिका रही। फ्रांस का राष्ट्रगान पहली बार मार्सिलेस ने स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने पेरिस की कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। रॉजेट दी लाइन द्वारा इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा रचना की गई है? रॉजेट दी लाइल के द्वारा, रॉजेट दी लाइल के द्वारा। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। खूनी रविवार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा, बिल्कुल गलत। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, तो यह सही। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। रूस में मजदूरों ने काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।
इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है और 1905 में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, इस घटना की हुई थी। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन बी सही। जर्मनी की आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्स योजना। कौन सा? डॉप्स योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा ए। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधानों और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, ये गलत है। पहला उद्देश्य ये नहीं है। तीसरा, यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है। ऑप्शन में कोई नहीं है, लेकिन आंसर जो होगा वो पहला और तीसरा। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान करती है, यह बिल्कुल सही है। धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, यह गलत है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए, केवल एक सही है। अधिनियम की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लगाए जाने वाले जुर्माने की सटीक राशि निर्दिष्ट करता हो। कथन 2 गलत है। धारा 106(2) एक गैर जमानती धारा है। निम्नलिखित में किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। आइए देखते हैं। यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रतीक है। दूसरा, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो केवल 2 बी हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? तो आइए देखते हैं कितने हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो भारत में शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से, तो ये गलत है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ये भी गलत है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करे और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी है, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। निम्नलिखित में किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शेख हसीना। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका के नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। साथ ही 25 मंत्री और 11 राज्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व को। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। यह लचीले स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों को परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों को प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्क्रिय प्रतिस्पर्धा को समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। यह भी सही। तो आंसर हो जाएगा ये दोनों सही। ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा जो है वो गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। बिल्कुल सही। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। आइए देखते हैं। गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। बिल्कुल सही। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र है। ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि किस फसल के उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सा है। तो आदर्श विकास, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। चौथा, यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो ये चारों जो है वो किसके लिए है, तो वो है दाल के लिए। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में बताइए कि कौन सा सही है। तो iSTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। बिल्कुल सही। iSTEM द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1 सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासिक में किया। कहा नासिक में किया। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह था इडुटेरिया का नया बुक NCERT प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।